हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी यूनिट 4 होने वाला है। ये हमारी जो सीरीज चल रही है क्लास 10th के लिए, इसका लास्ट चैप्टर है। जहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट 4 मेंटेन हेल्थ सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट। इसके अंदर हम चैप्टर 13, 14, 15 को कवर करने वाले हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है थंबनेल में, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो चलो टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 13, विच इज़ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। इसके अंदर हम बेसिकली टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट एंड उसके कुछ मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि अगर इंट्रो की बात करें, जो हमारा काम करने की जगह है मतलब वर्क प्लेस है, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। वहाँ पर बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती है, कोई हैजर्ड भी आ सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों का सामना हमको करना पड़ सकता है। तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस यूनिट में इसी से रिगार्डिंग पूरा का पूरा कंटेंट है। तो हम एक एक करके सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि इंट्रो में आप देख सकते हो, वर्क प्लेस एक्सीडेंट कैन कॉज इंजरीज, लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी डैमेज, फाइनेंशियल लॉस एंड एक्सेट्रा। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग में आग लग गई, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जान बच जाए। तो इसी के रिगार्डिंग हम इस चैप्टर को देखेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ। तो चलो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ये 3 टर्म पर बेस्ड ऑन है: हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। हेल्थ मतलब आपकी बॉडी कितनी अच्छी वर्क कर रही है, आप अच्छे हो या नहीं है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली आप वेल बींग हो या नहीं, वो हेल्थ से रिगार्डिंग है। सेफ्टी मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम हैजर्ड। हैजर्ड का मतलब यहाँ पर रिस्क की बात करी गई है। एंड सिक्योरिटी मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स, मतलब कोई भी अगर खतरा है उससे हम कैसे खुद को प्रोटेक्ट करें। सेफ्टी सिक्योरिटी लगभग एक ही जैसे हैं, तो घबराना मत। तो आप ऐसे समझ सकते हो। फिर जैसे ही हम अगर हेल्थ एट वर्क प्लेस की बात करें, तो आप देखोगे जहाँ पर हम काम करते हैं, आप तो अभी स्टडी कर रहे हो तो आप इसको रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो आपके टीचर्स हैं या फिर कोई भी आपके पेरेंट्स हैं, वो जहाँ पर भी वर्क कर रहे हैं वहाँ पर उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तभी वो जब भी आप देखोगे शाम में आते हैं तो कहते हैं यहाँ पर पेन हो रहा है, पीठ पे पेन हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है। वो किस लिए होता है? क्योंकि थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज हम वर्क प्लेस में भी फेस कर रहे होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि अगर वर्क का लोड ज़्यादा है या फिर आपका मैनेजर खराब है ना, तो आपको क्या रहेगा, हमेशा मेंटली स्ट्रेस रहेगा कि कैसे वर्क को टाइमली कंप्लीट करूं, कैसे इस चिड़चिड़े मूड से बाहर आए, कैसे मैनेजर के ताने ना सुनना पड़े, काइंड ऑफ। और वहीं पर अगर वर्क प्लेस का इन्वायरमेंट खराब है, मतलब मान लो गटर के बगल में एक बिल्डिंग है, वहाँ पे आपका काम है, तो बदबू तो आती रहेगी। या फिर आपका जो बिल्डिंग है वो अच्छे से फर्निश नहीं है, तो हवा आती रहती है, ठंड में, गर्मी में धूप आती रहती है। तो ऐसे भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं आपके वर्क प्लेस से रिगार्डिंग, जो कि आपके हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। क्लियर है? तो अगर ये हेल्थ इश्यूज ना क्रिएट हो तो आपको क्या करने की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है, यू कैन सी। क्लीन वर्क प्लेस हो, प्रॉपर एयर वेंटिलेशन हो, मतलब हवा आते जाते रहे, ऐसा नहीं कि बंद कमरे में आपको काम दिया गया है और वहीं पे आप काम कर रहे हो। सेफ ड्रिंकिंग वाटर हो, हाइजीन फूड हो एंड क्लीन वॉशरूम हो। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है आपके वर्क प्लेस में, ताकि आपका जो परफॉर्मेंस हो, आपकी जो हेल्थ हो, वो सब ठीक ठाक रहे, इक्वल रहे, हेल्दी रहे। क्लियर है? ये बेसिक से ही चीज़ें हैं जो इस पूरे यूनिट में मैं पढ़ाने वाला हूँ। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे कि आपकी रिवीजन तो हो ही जाएगी, है ना, क्योंकि ये बेसिक से ही चीज़ें हैं जो हम आसपास देखते भी हैं। फिर आता है सेफ्टी एट वर्क प्लेस। सेफ्टी एट वर्क प्लेस का मतलब होता है हम अपने वर्क प्लेस में कितने सेफ हैं, हम अपने सेफ्टी मेजर्स को मेंटेन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हमको रिस्क का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका हाथ टूट जाए, हो सकता है करंट लग जाए, कुछ भी हो सकता है, डैमेज हो सकता है। बेसिकली ज़रूरी नहीं है फिजिकली डैमेज हो, मेंटली भी हो सकता है। जैसे कि आपको बहुत सारा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है अगर आप सेफली काम नहीं करोगे। मतलब जैसे कि मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, मतलब आप एक इंजीनियर हो, आप बिल्डिंग बना रहे हो, अगर आप ये हेलमेट नहीं पहनोगे तो जाहिर सी बात है ऊपर से कुछ भी गिर सकता है आपके हेड में और आपके हेड में इंजरी हो सकती है। वहीं पे अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड काम करते हो अपने वर्क प्लेस में, तो जाहिर सी बात है अगर आप सेफ्टी मेजर्स को फॉलो नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिक शॉक भी लग सकता है या फिर आपका कंप्यूटर ही खराब हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, मतलब ये हैजर्ड्स होते हैं, रिस्क होते हैं, जो आपको फेस करना पड़ सकता है इन योर वर्क प्लेस। यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी है। फिर आता है हमारा सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस में हमको प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेंजर करना पड़ता है। जैसे कि आपका कोई डेटा है उसको हम सिक्योरिटी के लिए लॉक करते हैं ना, तो वैसे ही हमको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे हम अपना डेटा वगैरह किसी को शेयर ना करें। कंप्यूटर की सेफ्टी हो गई, कंप्यूटर को लॉग वर्क करके रखना चाहिए। इलेक्ट्रिक सेफ्टी हो गई, ग्लव्स व्लव्स पहनो अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो या फिर इलेक्ट्रिक कोई भी काम कर रहे हो। इक्विपमेंट एंड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी, मतलब अगर आप इधर से उधर जा रहे हो तो सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करो। जैसे कि अगर हम कार का इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो जाहिर सी बात है हमको सीट बेल्ट पहनना चाहिए। वहीं पर अगर हम बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको हेलमेट पहनना चाहिए। तो ये सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करता है इन योर वर्क प्लेस।
वही चीज़ें मैंने यहाँ पर भी लिखी है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये चैप्टर ऐसा है कि आप अगर एक बार भी नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसको आपको एक बार ना एक बार पढ़ना ही है, मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसको रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अदरवाइज मेरा ये वीडियो है ही, मैंने इसीलिए बनाया है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। और इसके अंदर से कुछ ही सवाल आते हैं, तो ये उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से रेज होते ही है, लेकिन उतने भी नहीं होते। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। अब जहाँ पर हम काम करते हैं तो वो कंपनी ऐसी तो नहीं होगी ना कि आपको कोई सेफ्टी मेजर्स के लिए आपके लिए कोई पॉलिसी ही ना क्रिएट करे। हर एक कंपनी पॉलिसीज बनाती है अपने अकॉर्डिंग, जिसके अंदर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनके सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, उनका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जो कि उसकी पॉलिसीज में मेंशन भी होता है। क्योंकि कोई भी कंपनी आपको क्या कहते हैं, अब्यूज़ नहीं कर सकती फिजिकली या फिर मेंटली अब्यूज तो नहीं करेगी। क्यों? अब्यूज का मतलब होता है आपका शोषण, शोषण तो नहीं करेगा कोई भी, है ना। तो उसको देखेगा कौन? उस कंपनी की पॉलिसीज। अब ये पॉलिसीज जो होते हैं वो रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि कमिटमेंट करते हैं कि आपकी सेफ्टी हम देखेंगे। इट इंक्लूड्स सेफ्टी रूल्स, हेल्थ मेजर्स एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर्स। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब वहीं पर अगर बात करें तो आपके बुक के अकॉर्डिंग द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी DOIT हैज प्रिपेयर्ड द पॉलिसी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज विद अ हेल्दी एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट। ये जो डिपार्टमेंट है DOIT, इन्होंने एक पॉलिसी क्रिएट करी है जो कि आपके हेल्थ एंड सेफ वर्क एनवायरनमेंट को देखते हैं, जिसके अंदर कंपनी जो भी खतरे होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, एंड उन खतरों को कौन सॉल्व करेगा उससे रिगार्डिंग एक कमेटी बनाते हैं, एंड आपको सिखाते भी हैं, या अदरवाइज अगर पॉसिबल हो तो वो खुद ही उस चीज़ को सॉल्व कर देते हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में आप देखोगे अलग अलग फ्लोर में, हर एक फ्लोर में बेसिकली एक फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, क्योंकि ये फायर सेफ्टी के लिए प्रोवाइड किया जाता है। वहीं पे इमरजेंसी के लिए एक आयरन का जो हैमर होता है वो भी अलग अलग फ्लोर में लगा रहता है, जो कि इमरजेंसी के टाइम यूज़ करते हैं, जब कहीं से ब्रेकआउट करना होता है, जब हमारा मेन एंट्रेंस वर्क नहीं कर रहा होता। वहीं पे अगर आप देखोगे बसेस जो भी होती हैं वहाँ पर भी एक एग्जिट डोर या फिर इमरजेंसी डोर होता है जो कि क्लोज रहता है, लेकिन वहीं पर अगर कोई हैजर्ड क्रिएट होता है तो उसको हम ऑन कर देते हैं या फिर खोल लेते हैं। तो ऐसे मेजरमेंट होते ही हैं, तो आप ध्यान रखना कि कहाँ से इनको हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सेफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन हमको पता नहीं रहता वो है। तो जब तक हमको पता नहीं रहेगा वो है तो हम उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये चैप्टर इसी के लिए आपको अवेयर करने के लिए है कि कभी भी अगर खतरा आ रहा है या फिर आप खतरे में फंसे हो तो आपको पता रहना चाहिए आसपास कौन सी इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, जिससे कि आप अपने लाइफ को सेव कर पाओ या फिर दूसरों के भी लाइफ को सेव कर पाओ। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आग लग गई एंड आपको पता ही नहीं है कि बगल में जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका इस्तेमाल कैसे करें, तो आप कैसे ही आग को बुझाओगे। तो ये एक मैंडेटरी लेसन भी है कि आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स में आ जाते हैं बेसिकली जब भी हैजर्ड क्रिएट होता है। वहीं पे अगर सेफ्टी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप देखोगे जो भी कंपनी पॉलिसी क्रिएट करती है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सेफ्टी प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। अगर इलनेस और इंजरीज होती है तो वो अपने पैसों से आपका मतलब टेक केयर करते हैं, आपके हॉस्पिटल की बिल्स वगैरह सब वही पे करते हैं, आपको पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी वो सेव नहीं कर पाए तो वही अब आपका ध्यान रखेंगे। एंड इन पॉलिसीज से हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस बूस्ट होता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जहाँ पर पॉलिसीज वगैरह नहीं होती तो वहाँ पर कोई काम भी नहीं करना चाहता। कोई क्यों ही काम करेगा, आप काम तो करवा लोगे लेकिन सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करोगे तो क्यों आपके पास कोई आएगा, है ना। एंड लीगल कंप्लायंस भी होता है कि सरकार की तरफ से भी ये 100% मैंडेटरी होता है कि आपको सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अपने कंपनी में इंक्लूड करवाना है आपके एम्प्लॉयज़ के लिए। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एक पॉलिसी के अंदर। कभी आपको मौका मिले कि कोई पॉलिसी आपके पास अवेलेबल है, या फिर आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो सेफ्टी पॉलिसीज़, तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी कि कैसा एक परफॉर्मर रहता है, मतलब उसका फॉर्म रहता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मैंशन रहती है कि आपकी सेफ्टी के रिगार्डिंग क्या क्या करेंगे वो क्या नहीं करेंगे। तो आप एक ब्रीफ आइडिया वहाँ से भी ले सकते हो। फिर आता है वर्क प्लेस हैजर्ड। अब हम हैजर्ड मतलब रिस्क की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि जब भी एक्सीडेंट वगैरह हो या फिर रिस्क क्रिएट हो तो वहाँ पर हमको क्या क्या करना चाहिए। फिर उससे रिगार्डिंग जो कंपनीज होती है जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं तो उनकी कुछ पॉलिसीज़ होती है, उसी के अंडर आपको सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। उन पॉलिसीज़ का काम क्या रहता है एंड उनका इंपॉर्टेंस हमने अभी देखा, बेसिकली इन ब्रीफ ही देखा लेकिन उतना इनफ है। अब हम देखेंगे हैजर्ड इन अवर वर्क प्लेस, मतलब हमारे जो काम करने की जगह है वहाँ पर कैसे कैसे खतरे हो सकते हैं। हैजर्ड का मतलब डेंजर और रिस्क है, यहाँ से आप देख लेना। एंड अगर टाइप्स की बात करें तो फिजिकल हैजर्ड आ सकता है, केमिकल, बायोलॉजिकल, एर्गोनॉमिक एंड सेफ्टी हैजर्ड भी आ सकता है। फिजिकल हैजर्ड में जैसे कि आप गिर गए या फिर आपका टांग टूट गया, ऐसे फिजिकल हैजर्ड हो सकते हैं। केमिकल हैजर्ड में जैसे कि आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे थे एंड केमिकल आपके हाथ में गिर गया,
ऐसे, या फिर केमिकल आपके आंखों में आपको जलन इरिटेशन महसूस कर रहा है, या फिर आप ब्लाइंड ही हो गए केमिकल के लिए, तो ये केमिकल हैजर्ड में आ गया। बायोलॉजिकल हैजर्ड में मान लो जू वगैरह में काम कर रहे हो और किसी एनिमल ने आप पे अटैक कर दिया या फिर स्नेक ने आपको बाइट कर दिया, तो ये बायोलॉजिकल हैजर्ड में आ जाता है। एर्गोनॉमिक में आप बैठते कैसे हो, आप कितना इस्तेमाल कर रहे हो एक ही चीज़, जिससे आपके कंधे, गर्दन या फिर कमर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो वो एर्गोनॉमिक में आ जाता है। ये एर्गोनॉमिक जो है इसको हम और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो, ये पोस्चर से रिगार्डिंग इसका काम रहता है कि आप कैसे बैठे हो और वैसे बैठते बैठते आपको क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आपके बॉडी में, इससे रिगार्डिंग ये एर्गोनॉमिक एक तरीके का स्टडी है बेसिकली। एंड सेफ्टी हैजर्ड में वही कि आप अगर कोई गैजेट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आपको कोई डैमेज तो नहीं कर रहा, जैसे कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कंप्यूटर से आपको शॉक तो नहीं लग रहा, तो वो सेफ्टी हैजर्ड में ही काउंट होता है। एंड उसके अलावा आता है फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल हैजर्ड में जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये फिजिकल इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आप गिर गए, स्लिप हो गए, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, नॉइज आ रहा है मतलब शोर हो रहा है, या आप रेडिएशन फेस कर रहे हो। रेडिएशन तो बहुत बुरा होता है, ये बेसिकली एटॉमिक से जो भी पावर प्लांट वगैरह रहता है वहाँ पर ये देखा जाता है, तो ये सारे ही फिजिकल हैजर्ड में ही काउंट होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इमेजेस आपके एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है, तो आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। फिर आता है हमारा पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ हैजर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कैसे कैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, मतलब जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर कैसे कैसे हैजर्ड्स क्रिएट हो सकते हैं। यू नेवर नो, क्या ही आपको फेस करना पड़ेगा, है ना। तो हम एक एक बार देख लेते हैं कैसे कैसे हैजर्ड हमको फेस करने पड़ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं, मैंने कुछ लिस्ट आउट किया है जो आपके बुक में था। जैसे आप गिर गए, स्लिप हो गए, फॉल हो गए, जो भी है आप गिर गए, अगर जो फर्श था वो वेट था या फिर स्लिपरी था तो आप गिर गए, तो ये भी एक हैजर्ड में काउंट होगा। एंड इसके लिए आप क्या कर सकते हो प्रिवेंशन के लिए, कि आपका फर्श जो है वो साफ सुथरा रखो, लाइट को मेंटेन करो जिससे पता चले कि फर्श में क्या है क्या नहीं। एंड रिपेयर द डैमेजेस, जो भी डैमेजेस हो रखे हैं उनको जल्दी से रिपेयर करो। इसका वेट मत करो कि वो गिरेगा या फिर वो एकदम से टूटेगा फिर उसको रिपेयर करेंगे, नहीं, आपको तुरंत ही रिपेयर कर देना है। फिर आता है नेक्स्ट इलेक्ट्रिक हैजर्ड, कि आपको शॉक लग गया। ये तभी होता है जब आप नेकेड वायर को टच करते हो, या फिर वायर कहीं से डैमेज होता है तो आप टच करते हो, या फिर ओवरलोड होता है तब भी इलेक्ट्रिक शॉक्स आपको लग सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है कि रेगुलर इंस्पेक्शन करो कि आपका स्विच ऑन है या फिर ऑफ है, आपकी वायर कहीं से टूटी तो या फिर डैमेज तो नहीं है, ये सब आपको रेगुलर इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। एंड जो भी लिक्विड चीज़ें हैं, जो भी कंडक्टिव चीज़ें हैं, उनको वायर से या फिर इलेक्ट्रिक बोर्ड से दूर रखो जिससे कि शॉक्स नहीं लगेंगे। फिर आता है कंप्यूटर रिलेटेड हैजर्ड। कंप्यूटर रिलेटेड हैजर्ड में एर्गोनॉमिक्स की चीज़ें आ जाते हैं, जैसे कि पुअर पोस्चर, लॉन्ग सिटिंग से आपके जो भी वेस्ट है वहाँ पे दर्द होता है। पुअर पोस्चर, आप गलत तरीके से बैठोगे तो आपके नेक में, गर्दन में, आइस में बहुत सारे पेन्स हो सकते हैं, क्रिएट हो ही सकते हैं। एंड इसके सोल्यूशन में क्या करो, आप थोड़ा थोड़ा ब्रेक लो, आप अच्छे से बैठो। पुअर सिटिंग इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, आप प्रॉपर वे में बैठो। एंड आई का केयर करो, ऐसा नहीं कि आप स्किन को बस स्टेयर ही कर रहे हो, नहीं, आपको आई को भी रिलीफ करना है, थोड़ा रिलैक्स होना है, फिर देखना है, या फिर आप ग्लासेस वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर आता है हेल्थ हैजर्ड। इसमें हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, इफेक्ट होता है, जैसे कि नॉइस से आपकी हेयरिंग लॉस हो सकता है, ब्राइट लाइट से आपका आई स्ट्रेन हो सकता है, आई में बहुत दर्द हो सकता है, या फिर आपका आई थोड़ा ब्लर भी हो सकता है। एंड केमिकल्स की बात करें तो वो आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, जैसे अगर आप केमिकल फैक्ट्री में वर्क कर रहे हो तो आप चाहो या ना चाहो इनहेल तो करोगे ही केमिकल, तो वो केमिकल इनहेल होने के बाद आपके लंग्स में ही जाएगा और लंग्स में जाकर आपके लंग्स को कर देगा डैमेज, तो ये सारे हेल्थ हैजर्ड में काउंट होते हैं। एंड लास्ट आता है लाइटनिंग हैजर्ड, जिसमें आपकी स्क्रीन की जो लाइट है वो आपको बहुत स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं, मतलब बहुत क्या कहते हैं, आई में पेन प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है बहुत बार ब्लाइंडनेस भी हो जाता है। प्रॉपर ब्लाइंडनेस ना होके पार्शियल ब्लाइंडनेस तो होता ही है, इसीलिए मम्मी पापा कहते हैं कि ज़्यादा फ़ोन चलाना नहीं चाहिए, आंखें ख़राब हो जाएंगी, तो वो किसी रीज़न से ही कहते हैं। या फिर इनडायरेक्ट लाइटनिंग ही हो गई तो क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका जो भी ऑर्गन वगैरह है वो डैमेज ही हो जाएगा, है ना। तो ये कुछ रीजंस थे या फिर पोटेंशियल सोर्सेस ऑफ हैजर्ड्स थे जो आप ध्यान रखो, जब भी ये आपको फेस करना पड़े तो आप ये प्रिवेंशन जो भी मैंने अभी बताया वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि कुछ हद तक आप बच सको। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हैंडलिंग इक्विपमेंट हैजर्ड्स, मतलब हैंडलिंग इक्विपमेंट में वही चीज़ें आ जाते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए प्रोवाइडेड है इन आवर सराउंडिंग, बट हमको पता ही नहीं है कि उनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो इसके लिए हमको प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपने मैनुअल्स तो देखा ही होगा, वो मैनुअल्स भी वहाँ प्रोवाइडेड रहते हैं या फिर पहले से ही कहीं ना कहीं तो रखी होंगी उस जगह जहाँ पर वो सारी इक्विपमेंट अवेलेबल है, एंड उनको केयरफुली हैंडल भी करना पड़ता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप फॉलो करोगे तभी उन इक्विपमेंट को इस्तेमाल कर पाओगे।
एंड इसके अंदर कुछ हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि आपको हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, तो वहाँ पर आप अगर पोस्चर सही नहीं रखोगे तो इसके 100% चांसेस हैं कि आपके कमर में बहुत दर्द होगा। आपने वेट लिफ्टिंग में भी देखा है, जो भी वेट लिफ्टर होते हैं वो पोस्चर का खास ध्यान रखते हैं जिससे कि उनके बॉडी में पेन ना हो। वहीं पे अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस में भी हमको क्या करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करना पड़ता है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना पड़ता है। अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे तो थोड़ा थोड़ा ही कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करो एंड रिलैक्स एक्टिविटीज़ करो जिससे कि आपकी बॉडी, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ सभी रिलैक्स हो। मैंने पहले ही कहा था कि जो भी हमारे हैज़र्ड है वो हमारे बॉडी पे ही नहीं, हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को भी इफेक्ट करते हैं, तो हमको सब चीज़ों का ही ध्यान रखना पड़ता है। एंड यहीं पे हम अगर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में आप देखोगे पुअर वेंटिलेशन, बैड फर्नीचर, पुअर लाइटनिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड बुलिंग, ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि आपके वर्क इन्वायरमेंट में आपको इफेक्ट करेंगे, बहुत हद तक इफेक्ट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव में होंगे तो आपको अच्छा, तो आप अच्छा आउटकम दोगे, अच्छा आपका ग्रोथ होगा। लेकिन यहीं पे अगर नेगेटिव चीज़ें हुई तो आपका जो परफॉर्मेंस है और हेल्थ वगैरह जो भी है वो नेगेटिव में चला जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हैज़र्ड कंट्रोल। इसमें कुछ स्टेप्स गिवन है, ये जनरल स्टेप्स हैं, कोई भी हैज़र्ड हो इन स्टेप्स का फॉलो करो तो आप इजीली उन हैज़र्ड को मिनिमाइज कर पाओगे। जैसे कि एलिमिनेट हैज़र्ड, जो भी खतरा है उसको ख़त्म कर दो। आइसोलेट हैज़र्ड, जो भी खतरा है उसको अलग कर दो। होता है ना आइसोलेशन, उस खतरे को उस जगह से आइसोलेट कर दो। और जो भी खतरा है उसको मिनिमाइज कर दो। ये तीन ही वे हैं, या तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा, या तो उसको अलग करना पड़ेगा, या तो उसको कम करना पड़ेगा। इसका बेसिक मतलब यही है। एंड इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, आप सेफ्टी मेजर्स में जैसे कि आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्विपमेंट में आ जाते हैं ये। मास्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे आपने देखा ही होगा इलेक्ट्रिशियन ग्लव पहनता है, जो भी बायोलॉजिकल डॉक्टर्स होते हैं या फिर इन्वेंटर्स होते हैं वो मास्क पहनते हैं। प्रॉपर वेंटिलेशन का आप ध्यान रख सकते हो, जितने भी रिस्क है उसको मॉनिटर कर सकते हो। कब मॉनिटरिंग तो ऑलवेज मस्ट होती है ताकि आपको आइडिया तो रहे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। एंड उसके अलावा भी यहाँ पर कुछ मेजरमेंट्स मैंने लिखे हैं जो कि आपके बुक में भी है, जिनका इस्तेमाल करके हम कुछ हद तक हैज़र्ड को आइसोलेट, मिनिमाइज या फिर एलिमिनेट तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर आप देखो सिंपल से ही चीज़ें हैं जिनको बस हमको ध्यान रखना होता है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है हम पैनिक कर जाते हैं और हमारा माइंड उस वे में वर्क नहीं कर पाता जिस तरीके से उसको करना चाहिए। तो अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक हम उन हैज़र्ड्स को कम कर पाएंगे। तो यही कंटेंट था चैप्टर 13 में, जो शायद हमने बार बार रिपीट करा, जो कि एक ही चीज़ को डिनोट करता है कि हैज़र्ड को हम कैसे ख़त्म कर पाएँ। एंड हैज़र्ड होते क्या है, हैज़र्ड कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे वर्क इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं, हमारे माइंड को अफेक्ट कर सकते हैं, और उनकी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं। तो 13 चैप्टर में तो यही चीज़ें थी। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 14 में, जो कि है वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स। अब इसमें हम देखेंगे कि वर्क की जो क्वालिटी है वो कैसे इफेक्ट होती है। जैसे इंट्रोडक्शन की बात करें, वर्क जो प्लेस है उसकी क्वालिटी तीन चीज़ों पे ही डिपेंड करता है हमारा अर्थ में। जैसे एयर कैसा है वहाँ का, पानी कैसा है वहाँ का, और इन्वायरमेंट या फिर हमारा जो बायोलॉजिकल अर्थ है आसपास का, जहाँ पे सॉइल ही मान लो या फिर इन्वायरमेंट ही मान लो, उसकी कंडीशन कैसी है। यहाँ पर भी आप देखोगे कि गुड क्वालिटी एयर इज़ एसेंशियल इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कि गुड एयर क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन में एसेंशियल होता है। एंड ये प्रमोट करता है एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी एंड हेल्थ को। इसीलिए बहुत सारे जो आईटी कंपनीज होते हैं वो एयर का खास ध्यान रखते हैं, एयर कंडीशन वो लगा के रखते हैं जिससे अंदर का जो हवा है वो अच्छा रहे, जिससे क्या होगा इनका जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट नहीं होगा नेगेटिव वे में। अगर हेल्थ इम्पैक्ट नेगेटिव वे में नहीं होगा तो वो पॉजिटिव आउटकम देंगे। एंड साइड बाय साइड हमारा वाटर भी उतना ही कंसर्न रहता है कि पानी भी हमको अच्छा ही पीना है जिससे कि हमारी हेल्थ ख़राब ना हो। पानी के साथ खाना भी उतना ही मैंडेटरी रहता है। एंड लास्ट वन यू कैन सी, अगर वहीं पे अगर हम वो सारी चीज़ें ही पोल्यूटेड दें तो क्या होगा, डिजीज़ फैलेगी। एंड डिजीज़ फैलेंगे तो एट द एंड क्या होगा, हमारा जो भी एम्प्लॉई है वो डेंजर या फिर हैजर्ड को फेस करेगा। तो बेसिकली हमको पता कैसे चलेगा हमारा एयर और वाटर कितना प्योरीफाई है, तो उसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे। बेसिकली इसके लिए तीन मेथड्स हैं, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स। इसमें हम क्या करते हैं, सराउंडिंग से सैंपल्स लेते हैं और उनको कुछ टेस्ट करते हैं। उसके अंदर हम अलग अलग बायोटिक कंपोनेंट्स को चेक करते हैं, जैसे एयर के अंदर ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है वो चेक करेंगे। वाटर का पीएच कितना है, वाटर का पीएच अगर 7 है तो वो अच्छा रहता है, अगर एसिडिक या फिर बेसिक हुआ तो वो ख़राब रहता है। वाटर के अंदर मिनरल्स कितना है, अगर ज़्यादा मिनरल्स हुआ वो भी ख़राब रहता है, कम मिनरल्स हुआ वो भी ख़राब रहता है, आर्सेनिक हुआ वो भी ख़राब रहेगा। एंड उसी के अलावा जो हमारी इन्वायरमेंट है उसके अंदर प्लांट्स और एनिमल्स कैसे कैसे हैं, हैवी या नहीं है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ही मैंडेटरी है।
एंड काफ़ी अफेक्ट भी करते हैं। आप भी देखोगे, आप नेचर में जब तक रहोगे आपका माइंड बहुत ही फ्रेश महसूस करेगा। तो ये जो नेचर का प्योरनेस है, इसको भी हम कुछ हद तक अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमको कुछ गाइडलाइंस का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि हम अवॉइड करें डस्ट को या फिर हार्मफुल गैसेस को, रिड्यूस करें व्हीकल्स को, नो व्हीकल डे को मनाएं, जिससे कि हम प्रमोट कर सकते हैं क्लीन एयर वगैरह को। ओजोन लेवल जो डिप्लीट हो रहा है उसका ध्यान रख सकते हैं, जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रिजेस को कम इस्तेमाल करें और या फिर व्हीकल्स को कम इस्तेमाल करें। ये सब चीज़ें हम पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं, जिससे कि हमारा क्लीन एयर और क्लीन हो और हमको क्लीन एनवायरनमेंट मिले। ये तो हम कर ही सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डू दैट फॉर योर सेल्फ और योर फैमिली। अदरवाइज अगर वाटर की बात करें तो वाटर के लिए भी हम अपना जो सीवेज है उसको डायरेक्टली मिक्स ना करें एंड अवॉइड करें एक्सेसिव फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड्स। ये लाइन फार्मर्स के लिए है। अदरवाइज अगर हम ग्राउंड वाटर को भी ज़्यादा डिप्लीट ना करें तो भी हम अपने वाटर को क्लीन रख सकते हैं। आजकल होता क्या है, बोरवेल, ट्यूबवेल जो भी चीज़ें हैं, हम हैंडपम्प का इस्तेमाल ना करके मशीन से अंडर वाटर जो भी ग्राउंड वाटर्स है उनको निकाल लेते हैं बाहर। जिससे क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल कम होता रहता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो वाटर स्कैरसिटी है वो इंक्रीज होती है। अदरवाइज आप यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस को भी देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है, तो आप इजीली एक दो बार भी रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं, हमारा जो एर्गोनॉमिक वाला टॉपिक था, इससे 1 नंबर या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं। जब मैंने क्वेश्चन पेपर बनाया था अपने 10th के स्टूडेंट्स के लिए, तब भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था और ये आते ही हैं। अगर मैं पर्सनली बोलूँ तो इसका आप ध्यान रखना, ये आ जाता है। एर्गोनॉमिक्स का मतलब होता है, ये बेसिकली एक स्टडी होती है जो हमको बताता है कि हमको कैसे बैठना चाहिए, कैसे हमारा पोस्चर होना चाहिए जब भी हम अपने वर्क प्लेस में काम करते हैं। जैसे अगर हमारे सामने स्क्रीन है तो स्क्रीन का जो लेवल है वो हमारे आई लेवल से मैच करना चाहिए। हमारा जो बॉडी पोस्चर है वो हम एकदम स्ट्रेट बैठेंगे तो ही हमारा जो बॉडी है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा, या फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपने करेक्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो करेक्ट और इनकरेक्ट में, हम अगर स्ट्रेट खड़े रहेंगे तो हमारा बॉडी पोस्चर सही रहेगा, स्ट्रेन वगैरह कम रहेंगे। वहीं पे हम कैसे बैठते हैं हमारे चेयर में, यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे बैठा है, और यहीं से आप आइडिया भी लगा सकते हो ऐसे बैठने में क्या बेनिफिट मिलता है और ऐसे बैठने में क्या हार्म होता है हमारे बॉडी को। तो यही बेसिकली एर्गोनॉमिक है। इसी से रिगार्डिंग एर्गोनॉमिक्स के इक्विपमेंट भी बनाए जाते हैं, जैसे कि एर्गोनॉमिक चेयर हो गया, जो गेमिंग चेयर है बेसिकली वो एक एर्गोनॉमिक चेयर है, जो कि आपके बॉडी लेवल के पोस्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जिससे कि आपका जो बॉडी में पेन है या फिर कोई भी दिक्कत हो रहा है वो रिड्यूस हो पाए। एंड इसी चीज़ को अगर हम इन डिटेल में देखें तो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स लिखे हैं। जैसे बैक पेन है, ये तभी क्रिएट होता है जब हमारे बैक को कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, एक पिलो रख सकते हैं हमारे पीठ के पीछे, जिससे कि हमारे बैक को सपोर्ट मिले। अगर नेक पेन है तो रॉन्ग पोस्चर के लिए हो रहा होगा, तो हम अपने मॉनिटर को एडजस्ट कर सकते हैं अपने आई लेवल में। जैसे कि अभी मैंने बताया था, आई स्ट्रेन हो रहा है तो ये तभी होता है जब हम स्क्रीन को एक तरीके से बस देखते रहते हैं, ग्लेयर करते रहते हैं। तो वो भी नहीं करना, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी स्क्रीन की लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर आई को बार बार ब्लिंक कर सकते हैं। या फिर अगर रिस्ट पेन हो रहा है तो रॉन्ग टाइपिंग टेक्निक्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रिस्ट को बस रिलैक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप टाइप करते रहो टाइप करते रहो टाइप करते रहो, आप रिलैक्स भी करो, जिससे कि आपका रिस्ट पेन कम होगा। फिर आता है हमारा मस्क्यूस्केलेटल प्रॉब्लम। यहाँ पर आप इमेज देख के भी आइडिया लगा सकते हो कि हमारे मसल और स्केलेटन के बीच में जो दर्द हम महसूस करते हैं, जैसे नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर और आर्म्स में, उसको हम मस्क्यूस्केलेटल प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके। बेसिकली एर्गोनॉमिक जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी स्टडी है, जो भी उसके टेक्निक्स हैं, उनका अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये इजीली और या फिर ऑटोमेटिकली ये प्रिवेंट हो जाएगा। इसमें फिर कोई दिक्कत होगी ही नहीं। एर्गोनॉमिक स्टडीज़ का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो ये सारी ही चीज़ें कवर हो जाते हैं। वहीं पर अगर लेग या फुट स्ट्रेन हो रहा है तो ये तभी होता है जब हम लॉन्ग सीटिंग करते हैं। अभी देखा था ना लॉन्ग सीटिंग में क्या होता है, तो लॉन्ग सीटिंग करते हैं तो ये पेन, यहाँ पर दर्द क्रिएट होता है, मतलब जो भी है। एंड उसकी प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं कि फीट फ्लैट ऑन द फ्लोर, मतलब हम अपने फीट को फ्लैट वे में अपने फ्लोर में टच करें। यूज़ फुट रेस्ट या फिर स्ट्रेच करें रेगुलरली, जिससे कि ये जो पेन है वो काफ़ी हद तक कम होगा। और आई स्ट्रेन के लिए अभी हमने देखा भी था, वही चीज़ यहाँ पर भी और डिटेल में लिखा है कि 30-30 रूल का हम फॉलो करें, कि 30 मीटर लुक अवे करें 30 सेकेंड्स एवरी 30 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो आई स्ट्रेन है वो काफ़ी हद तक कम होगा। ब्लिंक फ्रिक्वेंटली, जैसे कि मैंने अभी बोला था। एडजस्ट द ब्राइटनेस ऑल्सो हेल्प्स इन आई स्ट्रेन, रिड्यूस द आई स्ट्रेन। एंड इसके अलावा अदर इश्यूज़ की बात करें तो हेडेक होता है तो ड्यू टू आई स्ट्रेन के लिए होता है। ओबेसिटी, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो इस वजह से होता है। एंड स्ट्रेस जो है वो ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा मोबाइल चलाओगे, कंप्यूटर चलाओगे तो इसीलिए स्ट्रेस होता है। एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम भी स्क्रीन लाइट की वजह से ही होता है।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे बेसिकली जो हमारी लाइफ में हम फेस करते हैं इन अवर लाइफ, तो उसको कैसे काउंटर करना है उसके भी प्रिवेंशन मैंने भी आपको बताई दी है। तो ऐसे कुछ टेक्निक्स हैं या फिर मेथड्स हैं जिनका अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप जो भी प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ा उनको एनकाउंटर कर पाओगे। ये अभी आप तो यंग हो, अभी आप बहुत यंग हो, तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही होगी। अगर हो रही भी होगी तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना तो आप ठीक हो जाओगे। अगर इन फ्यूचर की बात करें, जब आप 20s में आओगे, 30s में आओगे, तब ये बहुत फेस करोगे, तब आपको इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अभी तो आपको लग रहा होगा ये बहुत ही ईजी सी चीज़ें हैं तो ऐसे ऐसे करें तो ठीक हो जाता है, लेकिन जब आप इसको फेस करोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है। क्लियर है? एंड इसके अलावा कुछ एक दो टॉपिक्स और हैं इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स फॉर कंप्यूटर वर्क प्लेस। इसके अंदर अगर हम लैपटॉप की बात करें तो लैपटॉप जब हम लैब में रखते हैं और लॉन्ग लॉन्ग आवर के लिए काम करते हैं तो हमारा नेक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, और हमारे लैब के ऊपर अगर जब भी हम अपने लैपटॉप को रखते हैं तो उसका जो हीट है हमारे सेल्स को भी डैमेज करता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे सोल्यूशंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर तो एक ही लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सोल्यूशंस हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो अगर डाउनवर्ड है तो आप उसको थोड़ा लिफ्ट करो, अगर अपवर्ड है उसको थोड़ा डाउन करो, या फिर अपने लैब में ना रख के किसी कार्डबोर्ड में रखो, जिससे हीट जो आपके पैर में पहुंच रही है वो नहीं पहुंचेगा। एंड वहीं पे हम मॉनिटर से रिलेटेड बात करें तो अभी भी हमने वही चीज़ें देखी थी कि हमको फ्लिकर नहीं करना चाहिए, हमको ग्लेयर नहीं करना चाहिए, और अपने डिस्प्ले को क्लियर रखना चाहिए। कीबोर्ड की बात करें तो कीबोर्ड को एडजस्ट करो अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग, कंफर्टेबल पोजीशन में रखो जिससे कि आपका जो रिस्ट पेन है वो ना हो। वर्क सेटअप की बात करें तो लार्ज स्पेस लो, अपने चेयर को एडजस्ट करो, प्रॉपर लाइटनिंग रखो और अपने मूवमेंट के लिए इनफ स्पेस रखो। लाइटनिंग एंड नॉइस की बात करें तो अवॉइड ग्लेयर। वही सब चीज़ें बार बार रिपीट हो रही है तो आप ध्यान रखना, सेम ही चीज़ें हैं, बस इन जनरल लेके चलो हमको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। तो यहीं तक था आपका चैप्टर नंबर 14, जहाँ पर हमने अलग अलग प्रिवेंशंस को भी और डिटेल में देखा, जिस जो कि हमारे हेल्थ को बूस्ट अप कर सकते हैं अगर हम उन चीज़ों का ध्यान में रखेंगे तो। फिर लास्ट आता है हमारा चैप्टर नंबर 15, प्रिवेंट एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसीज। तो आप इस नाम से ही आइडिया लगा सकते हो, इस चैप्टर में हम एक्सीडेंट और इमरजेंसीज को प्रिवेंट कैसे करें उसके तरीकों को देखने वाले हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा एक्सीडेंट जो होता है या फिर इमरजेंसीज कह लो, वो दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, एक नेचुरल और एक मैन मेड। यहाँ पर आप देख सकते हो नेचुरल में आ जाता है फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड एक्सेट्रा, एंड मैन मेड में आ जाता है फायर, गैस लीक्स, एक्सप्लोजन एंड एक्सेट्रा। ये आपने खुद अपने लाइफ में कहीं ना कहीं तो ज्योग्राफी में भी सुना ही होगा या फिर न्यूज़ में भी तो देखा ही होगा। अदरवाइज यहाँ पर पिक्चर्स मैंने पुटअप करा है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो सारे इमरजेंसीज और एक्सीडेंट्स होते हैं ये प्रिवेंटेबल भी है अगर हमारे पास एक्शन प्लान हो तभी। एक्शन प्लान क्या होता है, कैसे हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, उसका एक सिस्टमैटिक प्लान, तो उसको हम इमरजेंसी एक्शन प्लान कहते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हो। तो चलो इसको इन डिटेल में भी देख लेते हैं। जो एक्सीडेंट होता है वो बेसिकली अनप्लान्ड इवेंट कॉजिंग इंजरी और डैमेज उसको कहते हैं। एंड इमरजेंसीज आर द सीरियस सिचुएशन नीडेड इमीडिएट एक्शन, उसको हम इमरजेंसी कहते हैं। एक्सीडेंट हो गया होगा जो भी हैजर्ड उसको कहेंगे, एंड जो इमरजेंसी होगा वो हैजर्ड के प्रीवियस जो टाइम स्लॉट रहता है उसको कहते हैं। एक्सीडेंट हम मतलब प्रिवेंट नहीं कर सकते, एक बार एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, वो अब कैसे उसको मिनिमाइज कर पाए उसका, इसमें बस उसके इफेक्ट को ही हम मिनिमाइज कर पाएँ और लाइफ को सेव कर पाएँ, उसी पे हम फोकस रहते हैं। लेकिन जो इमरजेंसीज होती है उसको हम प्रिवेंट करने के तरीके अप्लाई करते हैं जिससे कि वो इमरजेंसी जो है वो ओवरकम हो पाए। जैसे कि अगर एक्सीडेंट की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर देखोगे कार क्रैश हो गया, आग लग गई, तो ये सारे एक्सीडेंट्स हैं। लेकिन इमरजेंसी है, जैसे कोरोना था, वो कोरोना जो टाइम था वो इमरजेंसी वाला टाइम था, तो हमने क्या करा, लॉकडाउन करा उसके बिहाफ पे, जिससे कि क्या हो, कोरोना कम हो, तो वो इमरजेंसी थी। तो ऐसे आप समझ सकते हो। अगर इन डिटेल अगर वर्क प्लेस की बात करें तो जब भी इमरजेंसी आती है तो सब वर्क प्लेस में एक सेफ्टी प्रोसीजर रहता है और इमरजेंसी पॉलिसीज रहती है, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा ही था, जो कि हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए। और उसकी गाइडलाइन को अगर हम फॉलो करें तो काफ़ी हद तक हम उन इमरजेंसीज को प्रिवेंट या फिर क्योर कर पाते हैं। एंड यहाँ पर कुछ इमरजेंसीज के टॉपिक्स हैं, मतलब पॉइंट्स हैं, जो कि आपके बुक में भी अवेलेबल है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको दिखेगा। जैसे अगर आप कोई भी अगर इमरजेंसी वाले सिचुएशन में हो तो फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, नोटिस करो एंड करेक्टली आइडेंटिफाई करो कि कैसी एक्सीडेंट है और कैसी वो इमरजेंसी है। अगर आपको उसका टाइप ही नहीं पता होगा तो उसका प्रिवेंट कैसे करोगे, है ना। तो पहले अंडरस्टैंड करो, उससे रिगार्डिंग कंपनीज की पॉलिसीज देखो, डेंजर को रिकॉग्नाइज करो एंड नो हाउ टू रिस्पॉन्ड करेक्टली। एंड सेकेंड, अगर आपको हेल्प चाहिए तो हेल्प के लिए आप मोस्ट सुटेबल वे को चूज़ करो, जल्दी से आप एक्शन परफॉर्म करो एंड वही प्रोसीजर्स को फॉलो करो। एंड थर्ड पॉइंट की बात करें तो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करो, मदद की कामना मत करो, खुद ही अपना मदद करो। आप अगर वेट करते रहोगे तो देखा जाएगा आपकी लाइफ भी सेव नहीं हो पाई, इसीलिए खुद की मदद पहले खुद करो, नहीं होता तो फिर हेल्प के लिए वेट करो।
एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी के अंदर ही अपना काम करो। अगर जो चीज़ आप नहीं कर सकते तो उस पर आप जितना ही ट्राई मार लो वो फिर आप कर ही नहीं पाओगे। इसीलिए विद इन योर लिमिट्स आप जितना हेल्प कर पाओ करो। अगर आप ट्रेंड हो तभी फर्स्ट एड दो, अदरवाइज एक्सपर्ट का वेट करो। एंड फॉलो प्रॉम्प्टली इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सीनियर स्टाफ एंड इमरजेंसी सर्विसेज। मतलब अगर कोई सीनियर स्टाफ आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसको फॉलो करो एंड उसकी हेल्प करो। करेक्ट है। तो ये सारे कुछ प्रोसीजर्स थे जो जनरली हम अप्लाई कर सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशंस। ये जनरल्स थे, इनको आप अगर फॉलो करोगे तो आप काफ़ी हद तक प्रिवेंट कर पाओगे। फिर आता है टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमारे पास 5 टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स हैं, जैसे ट्रिप एंड फॉल, स्लिप एंड फॉल, एलिवेटर एस्केलेटर इंजरीज, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स एंड मूविंग ऑब्जेक्ट्स। चलो एक एक करके इनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिप एंड स्लिप एक्सीडेंट। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, कहीं से गिर जाना, स्लिप हो जाना, तो उनको कहते हैं हम ट्रिप एंड स्लिप एक्सीडेंट्स। इसमें क्या होता है, वेट फ्लोर्स रहता है तो आप गिर जाते हो, ब्रोकन सरफेस रहता है तो गिर जाते हो। एंड यहाँ पर लूज वायर्स लिखा है, इसको कट कर दो, ये एक्सक्लेवेटर का पार्ट था, कोई नहीं। एंड इसको प्रिवेंट करने का एक ही मेथड है, अगर वेट फ्लोर है तो देख के चलो, कीप योर पाथ क्लियर, तभी आपको दिखेगा कि आपको कैसे उस सरफेस को हैंडल करते हुए जाना है। जैसे कि एंड अगर इंडियन एग्जांपल की बात करें तो केलों के जो भी छिलके हैं उससे दूर रहो, जिससे क्या होता है आप फिसल जाते हो। एंड सेकंड था हमारा एलिवेटर एंड एक्सक्लेरेटर। इसमें क्या होता है, जो एलिवेटर होता है, लिफ्ट होती है जो हमारी, वो मेल फंक्शन कर जाती है, ट्रिपिंग हो जाती है, सडन मूवमेंट होता है उसमें, तो कई बार एक्सीडेंट अकर्स होते हैं। जैसे अब दिल्ली के मेट्रोज में भी देखोगे तो उनमें क्या होता है, टाइमली मेंटेनेंस चलती है, अगर मेंटेनेंस नहीं चलेगा तो वो लिफ्ट जो है बहुत बार मेल फंक्शन होता है, तो इसके वजह से भी बहुत सारे एक्सीडेंट्स अकर होते हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा ही होगा। एंड थर्ड था हमारा फॉलिंग एंड मूविंग ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, कोई भी जो ऊपर से अगर कोई चीज़ गिर रही है वो आपके सर पे लग गई, या फिर कोई चीज़ हवा में उड़ते उड़ते आपके आंखों में घुस गया, ये सारे कुछ मूवमेंट्स हैं कि आपको कोई ना कोई इंजरी दे सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, अरेंज आइटम्स प्रॉपरली, इंश्योर सेफ मूवमेंट, जिससे क्या होगा आप इन इमरजेंसीज को प्रिवेंट कर पाओगे। ये बहुत ही माइनर सी चीज़ें हैं जो आप अपने बेसिक नॉलेज में भी ओवरकम कर सकते हो। इसमें कोई चैप्टर बनाने की कोई खास बात तो थी नहीं, फिर भी आपके एनसीईआरटी बुक में है तो हमको तो पढ़ना पड़ेगा। एंड अगर हैंडलिंग एक्सीडेंट की बात करें तो गिव इमीडिएट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मैंडेटरी होता है। फर्स्ट एड का मतलब ही होता है कि हम जो इनिशियल आवर में जो क्रिटिकल टाइम होता है उसमें प्रिवेंटिव प्रोसेस को फॉलो करते हुए उसको रिलैक्स करने के लिए, या फिर जो भी उनको इंजरीज हुई है उनको रोकने के लिए जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको फर्स्ट एड कहते हैं। ये लाइफ सेविंग होता है। तो फर्स्ट हमको फर्स्ट एड देना है, अपने सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी है, एंड फ्यूचर एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। एंड इमरजेंसीज की बात करें तो यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज हैं, मेडिकल, फायर एंड इलेक्ट्रिकल इमरजेंसीज। जैसे कि मेडिकल की बात करें तो फर्स्ट एड आ जाता है। फर्स्ट एड हम दे सकते हैं, शुड बी इजीली अवेलेबल इन एवरी वर्क प्लेस। इनफैक्ट आपके घर पे भी फर्स्ट एड होना ही चाहिए। फिर सेकंड, इलेक्ट्रिक सेफ्टी की बात करें तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल करो, वायर को रेगुलरली चेक करो जिससे कि कोई डैमेज ना हो, डैमेज वायर है तो उसको भी रिप्लेस करो। एंड अगर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो यहाँ पर आप देखोगे आपका जो इमरजेंसी का नंबर है, जैसे पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर, एम्बुलेंस का नंबर, ये सब अपने फ़ोन में सेव रखो या फिर कहीं पर लिख के रखो। वुमेन सेफ्टी के नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपको पता ही होंगे, जैसे 101, 102, 100, ये सारे इमरजेंसी नंबर्स होते हैं। आपके फ़ोन में भी बाय डिफ़ॉल्ट ही अवेलेबल होता है, अगर नहीं भी है तो आप इजीली कुछ नंबर्स को याद कर सकते हो और इमरजेंसी पे उनको कॉल कर सकते हो, फिर वो डिपार्टमेंट आएगा और आपको हेल्प करेगा। और फायर अलार्म चेक कर सकते हो, फायर एक्सटिंग्विशर है या नहीं है वो चेक कर सकते हो, वगैरह वगैरह आप चेक करो, जिससे कि जो इमरजेंसी सिचुएशन है वो मिनिमाइज़ होगी। और एक इम्पॉर्टेंट है कि एग्जिट, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे व्हीकल्स में, बिल्डिंग्स में, इवन स्टेडियम्स में या फिर कोई भी पब्लिक या फिर प्राइवेट प्लेसेस में इमरजेंसी एग्जिट्स रहते ही हैं, क्योंकि क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन में इवैक्यूएट में हेल्प करते हैं, है ना। आपने मूवीज में भी देखा ही होगा, जैसे इवैक्यूएशन है, जब मास नंबर ऑफ पीपल एक डायरेक्शन में भागते हैं तो हमको इमरजेंसी एग्जिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि अगर वहाँ पर केओस मच गया तो एक अगर बाई चांस गिर भी गया तो सब उसको कुचल देते हैं। तो ऐसा सिचुएशन ना हो इसीलिए इमरजेंसी एग्जिट्स जो होते हैं वो बड़े बनाए जाते हैं और ऐसे लोकेशन में बनाए जाते हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं। एंड वहीं पर अगर फायर हैजर्ड की बात करें तो ये कई कारणों से हमारे आसपास आग लग सकती है, जैसे इलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फॉल्ट हुआ तो आग लग गया, फ्लेमेबल मटेरियल्स था तो आग लग गया, कंबस्टेबल डस्ट था तो आग लग गया। तो इन कारणों की वजह से आग कहीं पे भी कभी भी लग सकती है। तो इनको प्रिवेंट कैसे करें, नो हाउ द फायर एक्सटिंग्विशर वर्क और उसकी लोकेशन कहाँ पर है, डू नॉट ब्लॉक एग्जिट, एग्जिट को ब्लॉक ना करो, अवॉइड फ्लेमेबल मटेरियल्स नियर इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली, एंड देन इंस्पेक्ट इक्विपमेंट रेगुलरली। अब इन इक्विपमेंट में आ जाता है हमारा वाटर का मैनेजमेंट, मतलब वाटर स्प्रिंकल्स वगैरह, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, इन सबको हमको सिस्टमेटिकली इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए।
एंड फर्दर आपके बुक में ये मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन गिवन है, जैसे क्लास ए में आ जाता है वुड एंड पेपर, क्लास बी में आ जाता है लिक्विड एंड गैसेस, क्लास सी में इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लास डी में मेटल्स। ये कंबस्टेबल फायर मटेरियल्स है जो कि अपने क्लास के अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिवाइड करके आपको दिया गया है। तो अगर पूछ ले एग्जाम में कि क्लास ए के कंबस्टेबल मटेरियल्स कौन से हैं, तो आप क्या करोगे, वुड और पेपर पे टिक करोगे या फिर लिख के आओगे, है ना। एंड इग्निशन सोर्सेज की अगर बात करें तो अगर ओपन फ्लेम्स है, स्पार्क्स है, हीट सोर्सेस है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो भी आग लग सकते हैं। ये माइनर माइनर सी चीज़ें हैं जो आपके बुक में मेंशन करा है, तो उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कुछ हार्ड टॉपिक्स नहीं है। और फायर एक्सटिंग्विशर हमको यूज़ कैसे करना है, ये उसके स्टेप्स हैं कि पहले हमको पुल द सेफ्टी पिन, मतलब जो सेफ्टी पिन है उसको पुल करना है। यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हो। एम एट फायर, फायर का जो जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर एम करना है। इस ब्लैक से यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से निकलता है हमारा वाइट स्मोक जो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेसिकली। एंड स्क्वीज द हैंडल, ये वाला हैंडल को स्क्वीज करना है जिससे कि ये निकलेगा। स्विप इन साइड टू साइड, स्विप साइड टू साइड मतलब जहाँ जहाँ आग लगाए वहाँ घुमाओ, तो यहाँ से जो व्हाइट कलर का स्मोक निकलेगा वो आपके फायर को काफ़ी हद तक मिनिमाइज कर देगा। तो ये इसके यूज़ है, इसको भी आप ध्यान रखो। शायद ये पूछ भी ले कि फायर एक्सटिंग्विशर के स्टेप्स को मेंशन करो, तो आपको ऐसे मेंशन करना है। ये तो थी फायर की बात। वहीं पे अगर इलेक्ट्रिक इमरजेंसीज की बात करें तो ये क्या कर सकते हैं, बर्न्स ला सकते हैं आपकी स्किन में, पैरालाइज कर सकते हैं, आपको हार्ट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर इमेज मैंने पुट करा है आपके एनसीईआरटी बुक से, ये देख सकते हो। ऐसे ऐसे आपको क्या कर सकते हैं, डैमेजेस दे सकते हैं। यहाँ पर लिखे हैं सारे के सारे, आप एक बार देखो आपको समझ में आ जाएगा। एंड वहीं पे अगर रेस्क्यू टेक्निक की बात करें कि हमको रश नहीं करना है, इमरजेंसी पे कॉल करना है, पावर को स्विच ऑफ कर देना है, नॉन कंडक्टिव मटेरियल्स का यूज़ करना है उसको आइसोलेट करने के लिए अगर किसी को करंट लगा है तो, है ना। और सेफ्टी मेजर्स में कीप हैंड ड्राई, आपके हाथ सूखे रखने हैं जब भी आप इलेक्ट्रिक स्विचेस को या फिर कोई भी वायर वगैरह को टच कर रहे हो। वियर प्रोटेक्टिव गियर्स, मतलब वही क्या कहते हैं, ग्लव्स वगैरह पहन के चलो। और ड्राई सरफेस पे ही आप खड़े रहो, तो जिससे क्या होगा, कंडक्शन नहीं बनेगा और इंसुलेशन होगा, तो आपको करंट नहीं लगेगा। फिर फर्स्ट एड की अगर बात करें, ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, आपके यूनिट का भी। फर्स्ट एड जो है वो हम इलेक्ट्रिक शॉक में क्या कर सकते हैं, हम सीपीआर दे सकते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो सांस मिनिमाइज हो जाता है, हार्ट बीट मिनिमाइज हो जाता है। तो जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो उसको सीपीआर दो। सीपीआर के रूल्स आपको पता होना चाहिए। फिर क्या होता है, उसके ब्रेथ और जो भी हार्ट बीट है उसको चेक करो, अगर कोई इंजरीज है उसको ट्रीट करो, और लास्ट स्टेप उसको हॉस्पिटल में इमीडिएटली सेंड करो जिससे कि उसकी लाइफ सेव हो पाए। तो गाइस ये था हमारा यूनिट 4 का चैप्टर्स, जहाँ पर हमने चैप्टर नंबर 13, 14 एंड 15 को डिटेल में स्टडी किया। तो गाइस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लास 10 बोर्ड्स।